नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंद वर्धन जी के साथ हमेशा की तरह। आनंद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरे को पता है आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं इस हफ्ते, फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। तो मैं जल्दी से आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं। मैं आपसे दो चीजों पर आज डिस्कशन करूंगा। एक तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, वहां का ओपिनियन पोल्स भी आ गए हैं, लेकिन वहां पे जो भी आज हो रहा है, स्पेशली ये जो स्लोगन्स बन गए हैं कुछ, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। और सेकंड पॉइंट मैं आपसे करूंगा, जो राहुल गांधी का एडिटोरियल आया था इंडियन इकोनॉमी पर, और उन्होंने एक दो चीजें बड़ी साफ साफ कही थी, तो उसको लेकर बीजेपी में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन सा हो गया है। तो शुरू करता हूं मैं पहले पॉइंट से। ये स्लोगन आनंद बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, बहुत पॉपुलर भी हो गया है, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद मोदी जी आए और उन्होंने स्लोगन दे दिया, एक है तो सेफ है। इशारा बिल्कुल वही है हिंदू मुस्लिम करने का, कि डिवाइड कर दो तो हमें फायदा होगा। लेकिन उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं के एनडीए में अजीत पवार जी इसके खिलाफ बोल पड़े परसों। उन्होंने ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया उन्होंने और ये कहा कि ये सब यूपी और झारखंड में ही चल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन ये चाहूंगा। और इसके अलावा भी मोदी जी की भाषा तो वही चल रही है आनंद, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। अगर आप गौर से देखें तो शायद थोड़ी बहुत और भी गिर चुकी है, तो वो तो नहीं सुधर रहे हैं और ना ही बीजेपी सुधर रही है, वो हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। आनंद जी जी, अजय, वो उसी तरह की कोई बात है कि अगर आप तेलंगाना में रहते हैं और आपको तेलुगु आती है तो आप तेलुगु ही बोलोगे। और अगर मैं यहाँ रहता हूँ, मान लीजिए भोजपुर में, तो मुझे भोजपुरी आती है, मैं भोजपुरी बोलूंगा। कोई इटली में रहता है, उसको इटालियन बोलेगा, कोई फ्रांस बोले। उसी तरह से मोदी जी को जो आता है वही तो बोलेंगे ना। अब आपको ये लग रहा है कि वो 73 74 साल की उम्र में वो भाषा सुधार लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों की तरफ से एक जबरदस्ती की दिमाग में ख्वाहिश है। वो जैसे हैं, वो जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इतने साल से भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिस तरह से वो तो वैसे वही बोलेंगे। दूसरी बात, जो बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी का नारा तो था, लेकिन इसमें ताकत और इसका पेनिट्रेशन हुआ जब इसको आरएसएस ने इसको आगे बढ़ाया। और ये इसलिए समझना जरूरी है कि आरएसएस का मथुरा में वो जो मीटिंग बैठक हुई, उसमें योगी जी गए और योगी जी उसमें करीब 2.5-3 घंटा बैठे और ऐसा कहा जा रहा है कि क्लोज डोर मीटिंग भी हुई। तो अब दोनों चीजें हैं। मोदी जी ने एक है तो सेफ है का एक कारण और भी है। एक तो वो इसके समानांतर एक नारा चलाना चाह रहे थे। अमित शाह और मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि योगी जी का द्वारा किया हुआ नारा वो चले। वो इससे गंदे गंदे नारे हैं उनके पास। उनकी जो मोदी जी और अमित शाह साहब जिस जिस परंपरा से आते हैं, तो उनके पास तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर हैं कि देश के गद्दार, और मतलब इनके पास तो चुनिंदा चुनिंदा है, तो वो योगी जी के नारे को क्यों लेंगे। और दूसरा ये है कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर भी है कि भाई वो आरएसएस के नारे को से भी अपने को अलग करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई बात इनकी। लेकिन अब जो जो अजीत पवार ने कहा है, उसको मैं एक और ढंग से आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस इस ढंग से कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में
आप कैसे देख रहे हैं? आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि दो अलायंस लड़ रहे हैं, एक महायुति, एक महाविकास अघाड़ी। फिर आप ये देख सकते हैं कि मतलब एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए है। एक नजरिया ये भी है कि वहां पे 6 पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, और ये बिल्कुल तय बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अकेला वो नहीं आएगा मैंडेट। मतलब अगर वहां पे बीजेपी 152 सीटों पे लड़ रही है, 15 सीटों पे बीजेपी या तो शिंदे साहब की पार्टी के चुनाव चिन्ह पे या अजीत पवार साहब के पार्टी के चुनाव चिन्ह पे अपना कैंडिडेट लड़ा रही है। वो 15 कैंडिडेट बीजेपी के हैं, लेकिन उनके उस पे लड़ रहा है। नाउ विद दिस बैकग्राउंड, ये मैं सिर्फ इसलिए कहा कि 152 में 145 सीटें जीतनी होंगी बीजेपी को फॉर क्लियर मेजॉरिटी, जो नहीं संभव है। तो ये तय है कि इस बार 2 या 3 या 4 जो भी है, कुछ दल मिली जुली ही सरकार बनेगी। अब उसमें 6 दल हैं। अभी तक जैसा है, वो बीजेपी वाले कुछ भी कहें, बीजेपी को डिपेंड करना पड़ेगा शिंदे साहब और अजीत पवार पे। मुझे जो लगता है कि अजीत पवार साहब जो बटेंगे तो कटेंगे, जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, और यही नहीं, एक और विरोध उन्होंने किया है, वो मैसेजिंग बिल्कुल साफ कर रहे हैं। वो अपने घर वापसी का रास्ता कहीं से तलाश रहे हैं कि उनको पता है कि प्री इलेक्शन अभी कोई बहुत ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर पोस्ट इलेक्शन मान लीजिए 10, 5, 15, 20 सीटों से कम पड़ते हैं और उतनी सीटें इनके पास आती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो नेचुरल होम है वो तो एनसीपी शरद पवार ही है। उसका एक कारण और भी है जो मेरी समझ है। अजीत पवार साहब की जो एनसीपी है, मैं अभी मुंबई गया था, उनके एक मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वो वोट मांग रहे हैं साहब के नाम पे। वो हर स्पीच में साहब मतलब शरद पवार जी का नाम लेते हैं इधर, लेकिन तो उनको भी शायद वो ज्यादा सूटेबल होगा उनके पास अगर वो शरद पवार साहब के पास जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक दूरगामी उनकी रणनीति ये भी है। दूसरा, अजीत पवार ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट और दिया था। उन्होंने वहां ये कहा था कि मोदी जी को बारामती में आने की जरूरत नहीं है। अब उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल साफ है। मोदी जी अगर वहां जाते तो वो झगड़ा, जो चाचा भतीजे के बीच का झगड़ा है, ये बजाय कम होने के उसको बढ़ाने का काम करते, उसमें कुछ कुछ ऐसा करके आते कि और बढ़ जाता। तो शायद जिस 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 चौराहे पे या दोराहे पे या अजीत पवार साहब खड़े हैं, वो मुझे लगता है कि शरद पवार साहब से अब और कोई नया, जिसको कहते हैं ना, पंगा नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि शरद पवार साहब इस बार मतलब अपने ही घर के 2 लोगों को एक दूसरे के, ये शरद पवार ने इससे पहले नहीं किया था एक, लेकिन जब अजीत पवार की पत्नी लड़ गई सुप्रिया सूले के अगेंस्ट, तो अब इस बार वो भी लड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अजीत पवार इज इन नो मूड कि अपने घर के झगड़े को एस्केलेट करें, और इसकी तरफ से उनको एक लगता था कि अगर मोदी जी जाएंगे तो झगड़ा बढ़ाएंगे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले भी कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने कहीं और के, मिजोरम का अगर मैं गलत नहीं, उससे कहा था मोदी जी आप हमारे यहाँ भाषण देने मत आइएगा, इस तरह की बात हो चुकी है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन अजीत पवार दे रहे हैं कि पोस्ट पोल अगर कमी पड़ती है तो वो किधर जा सकते हैं, ये क्वेश्चन अब और ओपन हो गया है। अजय, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जस्ट टू गिव आइडिया ऑफ द डेमोग्राफिक्स ऑफ महाराष्ट्र। उसका आइडिया ये है कि जो हिंदी बेल्ट की डेमोग्राफिक्स है वो, या खासकर यूपी ले लीजिए जहां योगी आदित्यनाथ 80-20 करते रहते हैं, ये और कहीं देश में ये परसेंटेजेस नहीं है। महाराष्ट्र में इस समय 13 करोड़ के करीब वहां आबादी है, हिंदू 80% है, मुस्लिम 11.5% है। तो एक तो मुस्लिम का परसेंटेज वहां बहुत कम है, पॉकेट्स में जरूर है, कुछ जगह हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा, वहां पे ब्राह्मण्स 10% है, SC ST दोनों अगर आप मिला लें तो करीब करीब 24-25% पढ़ते हैं, और ओबीसी पॉपुलेशन 38% है, 31% महाराष्ट्र मराठा से।
तो वहाँ की डेमोग्राफिक्स बहुत ही फ़र्क है महाराष्ट्र की। और इसी वजह से जब एज़ एन आउटसाइडर मैं देख रहा हूँ या वहाँ के पोल्स फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न सा बना हुआ है। और वो अगर आप ओपिनियन पोल्स देखें जो आजकल ही आ रहे हैं, उसमें भी कोई ख़ास ऐसा विनर नहीं आ रहा। आनंद, यहाँ पर मैंने आज की कुछ हेडलाइन दी हैं, अगर आप इनको देखें तो ये थोड़ी कन्फ्यूज़न सा ही क्रिएट है कि कौन जीता है, और आपने इसका यही बात कर दी कि 6 पार्टीज़ आ रही हैं, तो कोई भी विनर है नहीं, और जो भी कोई आएगा बहुत स्लिम मार्जिन से ही आएगा। तो इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक्स जो वहाँ पे है, क्या ये एक्चुअली ये हिंदू मुस्लिम वहाँ पे बीजेपी सोच रही है कि ये चल जाएगा, आनंद? नहीं, देखिए मैं दो चीजें वहां जो जो मेरे हिसाब से जिसको शरद पवार साहब ने भी कहा है, वहां जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जिस चीज ने डाला है, अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। वो लाड़की बहना योजना जो उनका है, जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना था, उसी को एक उन्होंने लाड़की महीना योजना और एक भाई वाली योजना, दो उन्होंने किया है जो जो लाभार्थी क्रिएट कर रहे हैं। वो कितना इफेक्ट करेगा ये जरा देखने वाली बात होगी। दूसरा, वहां पे एक और बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट किया है, फिर वही चीज है, वोट में कितना कन्वर्ट होगा। वहां पे उन्होंने अभी शिंदे जी ने टोल नाके से बंद कर दिए, टोल बंद कर दिए फॉर प्राइवेट व्हीकल एंड टैक्सीज, देयर इज नो टोल इन महाराष्ट्र। नाउ आदमी को ये बहुत विजिबल वो लगता है कि देखिए वो मेरा टोल नहीं लग रहा है। कितने दिन आप एक्सप्रेस वे में जाते हैं, कितना वो करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो एक बहुत विजिबल है। अच्छा, बॉम्बे में जो बॉम्बे से न्यू बॉम्बे जा रहा है या बहुत सी जगहों पे अब टोल बहुत कॉमन हो गया था, मतलब आप कोई पुल पार करिए, कोई डिस्ट्रिक्ट पार करिए तो टोल था। तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट वहां पे डाल रहा है। लेकिन जैसा आपने आपने बताया कि ये जो, और मेरे साथ तो कई बार इसमें काफी वो हो चुका है कि इस बार ओबीसी वोटर इज हैविंग द की। ब्राह्मण्स बाय एंड लार्ज बीजेपी के साथ अलाइन है। ओबीसी में जो मराठा वोटर है, वो आज की तारीख में जैसा लगता है, कई लोगों का मानना यह है कि जो उनका जो नेतृत्व है मराठा का, वो कुछ भी कह लीजिए, मराठा नेतृत्व में शरद पवार से बड़ा मराठा लीडर महाराष्ट्र में कोई किसी को मानता नहीं है। अब वो बाकी ठीक है, मराठा के नाम पे सब लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार से बड़ा इज द टॉलेस्ट लीडर। तो वो एक डेफिनेट रुख, अगर शरद पवार उसको महाविकास आघाड़ी की तरफ मोड़ने में सफल होते हैं, तो एक बहुत बड़ा वहां होगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो वहां पे जरूर करेंगे। दूसरा जो है, वहां मुस्लिम वाला जो पॉकेट है, वो ज्यादातर जो उनका तेलंगाना से जो हिस्सा लगता है, वो है, अगर आप करिए तो पुराना वो एक ही था भी, शायद एक स्टेट भी था, वहां पे मुस्लिम डोमिनेशन है। और वहां के औरंगाबाद जिला और इन सब में अगर आपको याद हो तो हमारे ओवैसी साहब की पार्टी वहां पे कुछ कुछ कभी कभी एमपी भी जीता है, कुछ एमएलए भी जिताती है, उस एरिया में है। लेकिन एक चेंज मैंने पिछले 2019 के बाद और अभी देखा, और खास करके 2024 और इस इलेक्शन में वो देखने वाला होगा। बाई एंड लार्ज जो मुसलमान एआईएमआईएम के साथ भी चले जाते थे या किसी, वो अब इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस है इंडिया गठबंधन में, तो मुस्लिम्स आर अलाइनिंग देमसेल्फ विथ इंडिया गठबंधन। वो कितना कारगर होगा ये अभी देखने वाला समय वो बताएगा। लेकिन एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है, मैं महाराष्ट्र में नोटिस किया, एंटी मुस्लिम, मतलब मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो केवल बीजेपी में है, और उसी का रेसिप्रोकल भी है। मुसलमान बीजेपी को छोड़ के वो इवन शिंदे को वोट देने को तैयार है, बट नॉट बीजेपी। तो अगर आप कुछ भी कहिए, 11-12% एक बड़ा पॉपुलेशन जो बाहर निकल के वोट देता भी है, अगर वो आप अपना प्रश्न पत्र 88% से ही शुरू करते हैं, आपका टोटल मार्क्स 12 कम हो जाते हैं 88 से, तो थोड़ी डिसएडवांटेजियस पोजीशन है जब तक आप उसको कंसोलिडेट ना कर लें। वो जो बीजेपी का होता है ना, उसको रिएक्शन में वो लोग खड़े हो जाएं। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि इधर इलेक्शंस में कोई हिंदू कंसोलिडेशन हो पा रहा है। राम मंदिर जैसा बात पे अगर कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, तो ये सब बटेंगे तो कटेंगे, इन सबसे मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई कंसोलिडेशन होगा। अजय,
जी आनंद, अब मैं आज का दूसरा जो विषय है उस पर आता हूँ। 4-5 दिन पहले राहुल गांधी का एक एडिटोरियल आया और मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही सही उसमें चीजें लिखी हैं। किसी के अगेंस्ट वो था नहीं, लेकिन बीजेपी में सडनली उसको देख के सब लोग बहुत चिल्लाने लगे और एक रिएक्शन देना शुरू कर दिया। तो उसमें एक पार्ट लेके मैं आपसे चर्चा करूंगा जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे अधिक आज्ञाकारी महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके उन्हें रिश्वत देकर और धमकी देकर भारत का गला घोंट दिया था। इस टाइप का उन्होंने इंग्लिश में कहा था, इंग्लिश कोट मैंने ऊपर लगाया हुआ है। और इसको सुनकर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत जोर से नाराज हुए और काफी उन्होंने टिप्पणियां भी की। साथ में मैंने वो भी लगा दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत फेमस कविता है, हम सबने पढ़ी है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया। ये तो नेम्ड है कि इन्होंने क्या किया था 1857 में। तो कम से कम सिंधिया जी को तो नहीं उछलना चाहिए था। और क्योंकि सिंधिया को जितनी इज्जत देश में मिली है अभी तक हम लोग करते हैं और किसी ने कभी ये सोचा नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज ने इस तरह से भारत में दगेबाजी की थी, अंग्रेजों के साथ चले गए थे। लेकिन मैं एक स्लाइड और दिखाऊंगा आपको, फिर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये कुछ ऐसे नाम हैं, ये हिंदू राजाओं के हैं जो जिन्होंने वो पाकिस्तान का साथ दिया था और ये चीजें ज्यादा लोग बोलते नहीं है। अमरकोट के राजा क्या हिंदू थे, वो चले गए थे पाकिस्तान, सोधा रूल, ये अमरकोट पाकिस्तान में या उमरकोट इसे बोलते हैं। और आज भी वहाँ के जो वो हिंदू या आप कह लीजिए प्रिंस या महाराजा राणा हमीर सिंह, वो पाकिस्तानी हैं और वहीं पर रहते हैं ये लोग। इसके बारे में आरएसएस ने कभी कमेंट नहीं किया है कि अब ये बता दें कि ये पाकिस्तानी है, दुश्मन है या हिंदू है, ये क्या है। ट्रैवनकोर जब जो वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, इन्होंने तो अपना एक एम्बेसडर भी पाकिस्तान भेजा दिया था। तो हिंदुओं ने ऐसा नहीं है कि सारों ने हमेशा बड़ी इजीली अपना राज दे दिया और इट वाज अ वॉक ओवर फॉर सरदार पटेल। मेरे ख्याल से सबने रेजिस्ट किया होगा उस समय, लेकिन जब ऑप्शन नहीं रहा तो दे हैड टू जॉइन इंडिया। तो इस बारे में जी मैं कहूँगा कि ये सडनली बात कहीं इकोनॉमी की थी और ये लोग कहीं और लेके जाके और एक बहुत बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं। आनंद जी। नहीं, मैं पहले राजा वाली बात कर लूं फिर इकोनॉमी पे आऊं। हम और तुम अजय जिस स्कूल में पढ़े हैं उसका नाम ही था कॉल्विन तालुकेदार, और तालुकेदारों का, राजा साहब लोगों का। और उसमें से हम सब लोग पढ़ के बाहर निकला है। आपने क्या एक भी अपने दोस्त मित्र से सुना कि उनके बाबा, उनके नाना, उनके चाचा, उनके फूआ, उनका कोई भी घर में अंग्रेजों से लड़ा? बहुत से हमारे दोस्त मित्र ऐसे थे जिनके घर में कोई किस्से कहानी लोग बताते थे कि भाई मेरे बाबा जेल गए थे, मेरे नाना जेल गए थे मेरा, लेकिन हमने तो किसी ने उनसे नहीं सुना। दो बातें हैं ये बात, क्योंकि ये किसी को, हमारे साथी लोग हैं, मित्र लोग हैं, किसी को भी बुरा लगेगी, गद्दार बोलने का उनको नहीं जरूरत है। लेकिन उस समय की स्थितियां दो थी, या तो आप अंग्रेजों के साथ चलिए या आप अंग्रेजों के विरोध में रहिए। जो अंग्रेजों का रेवेन्यू सिस्टम था, वो सिस्टम ही ऐसा था कि जहां पे वो अपने एजेंट्स नियुक्त करते थे और उनको सबसे ज्यादा आसानी रहती थी कि अगर वो सो कॉल्ड राजा और तालुकेदार इस तरह की एक रेवेन्यू मशीनरी तैयार कर लें जो रेवेन्यू वसूल के लाए, उसका एक हिस्सा खुद रखे और एक हिस्सा इनको दे। उसके अलग अलग रूप थे, कहीं वो फिक्स था कि भाई हमें तो आपको जैसे ब्लू लाइन बस नहीं चलती थी दिल्ली में कि शाम को तुम्हें ठेके पे दे दिया है 1 लाख, अरे 10,000 में दे दो, उसके बाद आदमी मरे जिए, नीचे बस के आए, ऊपर बस के चढ़ाओ उससे। तो उस तरह के बहुत राजा साहब लोग थे कि ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स पैसा देना, उसके बाद आदमी को काटो, मारो, उल्टा लटका दो, सीधा कर दो, कहां से पैसा निकालो, जो करो, मुझे इससे मतलब नहीं। तो ये तो इनका हिस्ट्री, इसमें कोई ऐसा राहुल गांधी ने कोई नया वो नहीं किया है। लेकिन सिंधिया साहब के बारे में मैं इतना बता दूं, मैं पिछले साल की बात है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहे थे और उसी समय अपने चैनल पे भी आते हैं डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने सिंधिया राजघराने पे एक डिटेल किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने एक ना कहा नहीं, इनके जो बाबा थे
मतलब इनके बाबा के पिताजी ज्योतिरादित्य जी के, उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों के साथ गए, किस तरह से गद्दारी की, वो डिटेल्ड है, एक नहीं है। और वो कोई एक बार नहीं हुआ कि उन्होंने एक बार बेईमानी कर लिया, एक बार, वो एक लंबी फहरिस्त है। तो उनके ऊपर, डॉक्टर राकेश पाठक के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा चला दे रहे हैं? चलाए उनके ऊपर मुकदमा, क्या वो तो किताब के रूप में लिखा के वो सब जगह बटी है वो किताब, और उसका भोपाल में विमोचन हुआ। तो व्हाई नॉट ही इज कमिंग फॉरवर्ड एंड आस्किंग फॉर दिस? क्योंकि सिंधिया की बात कोई बोलता नहीं, सबको पता है कि सिंधिया तो अंग्रेजों के साथ थे। इसमें कोई ढपी चुपी बात नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पक्ष है, वो पक्ष बहुत उजला पक्ष नहीं है। आपने देश की आजादी के लिए काम नहीं किया था, आप लोग अपने स्वार्थ में थे। आज जो कश्मीर की जो दुर्गति हुई है, उसमें बहुत हद तक हरि सिंह साहब जिम्मेदार हैं। इसको कोई माने चाहे ना माने, हरि सिंह अगर अनिर्णय से पहले वो अपना निर्णय ले लिए होते, आज जो बड़े भारतवासी और ये सब माने जा रहे हैं, क्यों नहीं लिए? अक्टूबर तक वो क्यों खींच के ले गए? उन्होंने अगस्त में ही क्यों नहीं निर्णय ले लिया कि हम भारत में रहेंगे? तो वो भी अनिश्चय की स्थिति में तो बार्गेनिंग कर रहे थे, इधर क्या मिलेगा उधर क्या मिलेगा, मैं अलग रहूं तो क्या होगा उसका। तो ये सब लोगों का कोई बहुत अपनी स्वेच्छा से नहीं आए तो ठीक है, मतलब उस पर ज्यादा कहने की जरूरत। आज जब साथ हैं तो सभी लोग साथ हैं, आजाद देश में सब साथ हैं। दूसरी जो आपने बात कही इकोनॉमी की, हम सब लोग जहां जहां जिससे भी मिले, मैं जब भी मिला, राहुल गांधी के पास दो दृष्टि हैं। एक तो उनकी समझ भारत की अर्थव्यवस्था की बाकी के नेताओं के कंपैरिजन में, मैं उनको उनसे नहीं कर रहा हूं कि कोई अर्थशास्त्री से, जो भाई उनका कंपैरिजन किससे होगा? उनका कंपैरिजन मोदी से होगा, अमित शाह से होगा, योगी से होगा, भाई इन्हीं लोगों से होगा ना जो ये नेता हैं। उनके मुकाबले इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं। राहुल गांधी अंडरस्टैंड दिस मच बेटर। दूसरा जो मुझे लगता है जहां पर राहुल गांधी के एज है इन लोगों से ज्यादा, ही हैज द सॉल्यूशन आल्सो, ही कैन एड्रेस दैट प्रॉब्लम कि इसको कैसे टैकल किया जाए। वो उस दृष्टि से मुझे ये लगता है कि नोटबंदी का क्यों नहीं बताते हैं आप फायदा? आप बताइए ना कि नोटबंदी से ये फायदे हुए थे, हमने ये अचीव किया। वाई बीजेपी शाइज अवे? अगर कोई नोटबंदी की बात करता है तो उनको ये बात नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हाई टाइम। अगर आपको याद हो कि 2024 के चुनाव के समय कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, इसको उन्होंने न्याय पत्र करके पिच किया था, वो एक काफी एक्सटेंसिव आर्थिक पहलुओं को ज्यादा छू रहा था। मतलब आर्थिक मुद्दों को उसने ठीक से छुआ था, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, कि ऐसे 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 हम इसको एड्रेस करेंगे। तो ये अच्छा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक आध में लगता है कि ये रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका आर्थिक मुद्दे अब प्रमुखता से आएंगे। ये हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इस्लाम, हिंदू धर्म खतरे में है, ये सब रिटोरिक अब कोई सुनेंगे नहीं। अब लोग बहुत स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि हमारे आर्थिक जो हमारी बदहाली है उसका क्या होगा। तो वो राहुल गांधी ऑन द राइट ट्रैक। बीजेपी की दिक्कत क्या है? बीजेपी जितना हल्ला मचाती है, वो बिना बात के उतनी पब्लिसिटी राहुल गांधी की उस एड्रेस को देती, जो अदरवाइज लोग नहीं भी पढ़ते, तो अब ज्यादा देख लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। अजय जी आनंद, आपने हरि सिंह का नाम लिया। मैं लास्ट में बस एक कमेंट कर दूं कि हरि सिंह ने जो इधर उधर दिल्ली दहली किया था, वो आई थिंक पुश्तैनी उनके यहाँ ऐसे ही होता रहा है। गुलाब सिंह जो थे, जिन्होंने अंग्रेजों से ये खरीदा था JNK 75 लाख में, उन्हें लड़ने भेजा था अंग्रेजों के खिलाफ। और जब तक रंजीत सिंह रहे जिंदा, तब तक तो वो नहीं बोले, और उनकी मौत के बाद उन्होंने अंग्रेजों से सौदा करके ये JNK खरीद लिया था। तो ये भी एक, अब आप इसको गद्दारी कहें या स्मार्टनेस कहें, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये हमारे यहाँ महाराजाओं में ये अपॉर्चुनिज्म चलता रहा है। और शायद आपने जैसे कहा, ये उस समय की यही प्रथा थी या यही रिक्वायरमेंट थी। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आनंद। आज आप, आई नो आप बहुत बिजी हैं, तो फिर अगले हफ्ते के एंड आप सब लोग, भाई आप भी आ रहे हैं अवध कॉन्क्लेव को, आप सब लोग आइए और अच्छे से मनाया जाए अवध कॉन्क्लेव को। लेट अस मेक इट अ सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं,
16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।